Good morning, students. In our last class, we have discussed the topic electric motor, right? Electric motor is a very important topic, whether it be the construction, working, or the working principle of that motor, right? You need to study that topic in the detail. Each and every aspect of that topic becomes important. Now, from today, we are going to start our new topic, that is the electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the new topic. Um, Basically, it is also called as EMI. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो समझते हैं. बेसिकली इंडक्शन शब्द का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ के कारण जब ऑटोमेटिकली कोई दूसरी चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन की प्रोसेस, राइट. आप आगे की क्लासेस में इंडक्शन को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे. अभी के लिए हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से कोई एक प्रोड्यूस की है और उसके कारण ऑटोमेटिकली एक दूसरी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो इस फिनोमिना को मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट. सॉरी, इस फिनोमिना को हम बोलेंगे सिर्फ इंडक्शन. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है वो समझते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे दो शब्दों का ये यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक. इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से कोरिलेट कर रहे हैं, राइट. सो वी आर ट्राइंग टू कोरिलेट द इलेक्ट्रिसिटी विद द मैग्नेटिज्म एंड दिस फिनोमेना इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो समझते हैं बेसिकली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, राइट. सो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर मैं एक वायर में से करंट को फ्लो करवाऊं तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट. तो हमको एक चीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी. ये चीज हमको बताई थी ओरस्टेड ने. तो इसी पे बेस्ड फेराडे ने दिमाग लगाया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पॉसिबल है तो इसी का जस्ट उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, राइट. सो अकॉर्डिंग टू फेराडे का जो प्रिंसिपल था वो जस्ट ओरस्टेड का प्रिंसिपल का जस्ट आप बोल सकते हो कि उसका वाइस वर्सा था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना चाहिए. ये चीज़ हमको बोली थी फेराडे ने, राइट. और इसी प्रिंसिपल को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब कि जब मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगा तो उस फिनोमिना को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट. तो समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और कैसे मैग्नेटिक फील्ड के कारण या मैग्नेटिज्म के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है, राइट. तो आपको पता है कि किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है. मैग्नेटिक फील्ड इज दैट पर्टिकुलर एरिया जिस पर्टिकुलर एरिया तक कोई भी मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, राइट. और ये भी आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है. मतलब कि अगर मैग्नेट मूव होगा तो हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो अलग अलग होगी. मतलब हम बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, राइट. सो अगर किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण किसी भी सरफेस में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, राइट. ईएमएफ का मतलब बेसिकली होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये क्या है वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी के लिए हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि इस ईएमएफ के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है, राइट. सो ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इस ईएमएफ जो है वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल की तरह बिहेव करता है. हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में V इज इक्वल्स टू आई आर. मतलब अगर मैं किसी भी वायर को पोटेंशियल दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होगा. ये चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट. सो जैसे पोटेंशियल होता है वैसे ही कुछ होता है ईएमएफ. दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप आगे की क्लासेस में समझेंगे. बट अभी के लिए हमको सिर्फ इतना ही समझना है कि अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण डेफिनेटली करंट जो है वो फ्लो होगा, राइट. सो किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई
तो उसके कारण किसी भी सरफेस में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उस ईएमएफ के कारण एक तरीके का करंट फ्लो होने लगता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? सो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ और उसके कारण करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि ये जो इंड्यूस करंट होता है वो काफ़ी फीबल करंट होता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो कंपैरेटिवली बहुत वीक करंट होता है। But still, since it is a current only, so we can say that magnetic field में change के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना जो है वो पॉसिबल है। और इस फिनोमिना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। And this phenomena was invented by Michael Faraday. Michael Faraday was a scientist. माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। बेसिकली व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? उन्होंने एक सोलेनॉइड लिया। सपोज ही हैज टेकन अ सोलेनॉइड, इस सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर उन्होंने एक कॉपर वायर को बाउंड कर दिया इस तरीके से, राइट? और यहाँ पे इस वायर को उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पिछले वाले चैप्टर में। जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, और करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के साथ साथ वो करंट के डायरेक्शन को भी मेजर करता है, राइट? बेसिकली ये यहाँ पे एक स्केल बनी हुई होती है। गैल्वेनोमीटर जो है वो इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे एक स्केल बनी हुई होती है, इस पर रीडिंग्स लिखी होती हैं इस तरीके से, और यहाँ एक पॉइंटर होता है। ये जो एरो है वो बेसिकली पॉइंटर है। सपोज ये पॉइंटर जिस भी रीडिंग पे जा रहा है, इसका मतलब कि जो सर्किट है उसमें से उतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, राइट? एक चीज़ और, ये गैल्वेनोमीटर मुझे करंट का डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल इस डायरेक्शन में गई मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल लेफ्ट डायरेक्शन में गई तो मतलब करंट जो है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर दो काम आता है, करंट के डायरेक्शन बताना और दूसरा करंट का मैग्नीट्यूड बताना। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉपर वायर को मतलब एक सोलेनॉइड लिया, उस सोलेनॉइड को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे उन्होंने एक बार मैग्नेट प्लेस कर दिया। अब वो इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर आते, फिर उससे दूर लेकर जाते। अगेन उन्होंने इस प्रोसेस को करते रहे, बार बार उस कॉइल के पास लेकर आए, फिर दूर लेकर गए, पास लेके आए, दूर लेके गए। इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट जो है वो करते रहे। अब इससे क्या हुआ, बेसिकली जब वो कॉइल उनको इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला, राइट? और जैसे ही ये मैग्नेट दूर जाता तो उनको एक साइड में डिफ्लेक्शन मिलता, जब वो पास आता तो उनको दूसरे साइड में डिफ्लेक्शन जब ये मैग्नेट पास आता तो उनको एक साइड में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता, जब ये दूर चला जाता तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाता। डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट? सो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस मैग्नेट, अभी यहाँ नॉर्थ पोल लाया था, अब मैग्नेट को इन्वर्ट कर दिया, यहाँ साउथ पोल ले आए, यहाँ नॉर्थ पोल ले आए, और फिर वो वही प्रोसेस उन्होंने फॉलो की, मैग्नेट को पास लेकर आए, फिर देन दूर लेकर गए। अब क्या हो रहा था कि पहले अगर उनको राइट साइड में डिफ्लेक्शन मिल रहा था तो अब जो डिफ्लेक्शन है वो उल्टा हो गया और डिफ्लेक्शन उनको अब लेफ्ट साइड में देखने को मिला, राइट? तो यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि चूंकि हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, राइट? तो चूंकि आप यहाँ से मैग्नेट को मूव कर रहे हो, पास लेके आ रहे हो, फिर दूर लेके जा रहे हो, फिर अगेन पास, फिर दूर, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इस सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। मतलब हम ये समझ सकते हैं, फ्लक्स बेसिकली आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, हम ऐसा समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। चूंकि मैग्नेट मूव हो रहा है तो मैग्नेट के मूव होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा।
और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एक करंट फ्लो होता है जिसको कि हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, और उस इंड्यूस करंट के कारण गैल्वेनोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि इसको तो हमने बैटरी से कनेक्ट किया नहीं है, इसको हमने कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी है, लेकिन फिर भी अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या कि वो जो करंट है वो किसके कारण फ्लो हो रहा है, मैग्नेट के कारण। सो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, और इस प्रिंसिपल को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली ये जो है ये सिर्फ बेसिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इफ़ यू परस्यू साइंस इन द 11th क्लास देन यू आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल। अभी के लिए हमको सिर्फ इतना ही समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको इन्वेंट किया था माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे हैज एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, और ये जो है दिस इज द डायग्राम ऑफ मतलब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, और इस तरीके से हम मैग्नेट के पोल्स में चेंज करके करंट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि करंट मैग्नेट अगर पास से आ रहा है, मतलब अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, अगर साउथ पोल पास में आ रहा है तो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की थी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, राइट। सो दिस वाज बेसिकली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ हमको ये तो समझ में आ गया कि अगर मैग्नेट पास में आएगा तो डिफ्लेक्शन देगा, अगर दूर चला जाएगा तो डिफ्लेक्शन नहीं देगा। लेकिन व्हाट इफ मैग्नेट को मैं स्टेशनरी रखूँ और मूव ही नहीं करूँ, तो अगर मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखता हूँ और मैं उसको मूव ही नहीं करता हूँ तो उस केस में भी जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा। क्यों करंट फ्लो नहीं होगा? क्योंकि हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि जब भी किसी सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उस चेंज होने के कारण ही ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं होगी, अगर मैग्नेट अपनी ही जगह पे रखा रहेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो पाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो पाएगी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। इसलिए ज़रूरी है कि जो मैग्नेट है उसको मूव किया जाए। नॉर्थ पोल्स में चेंज करने से करंट के डायरेक्शन में चेंज हमको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, राइट। So this is basically the electromagnetic induction, which is also quite an important topic from the perspective of understanding. Now यहाँ पे हमने एक चीज़ और पढ़ी थी इसी चैप्टर में that किस तरीके से हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे करंट का डायरेक्शन पता है तो मैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगा सकता हूँ, एंड वाइस वर्सा अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो मैं बता सकता हूँ कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, राइट। इसके लिए बेसिकली आप लोगों ने दो रूल्स पढ़े थे, राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड रूल, राइट, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। सो जो मेन करंट था, जो राइट हैंड थंब रूल था और जो लेफ्ट हैंड रूल था, वो आपको क्या बता रहा था, मेन करंट का डायरेक्शन। मेन करंट के डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमने दो रूल्स पढ़े थे, राइट हैंड थंब रूल एंड द सेकेंड वन वाज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है वो मेन करंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इंड्यूस करंट होगा वो हमेशा मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अगर मैं बताना चाहता हूँ तो अगेन मैं इसी से मिलते जुलते दो रूल्स को फॉलो करूंगा, बस राइट हैंड थंब रूल की जगह पे हम लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करेंगे, लेफ्ट हैंड थंब रूल फॉलो करेंगे इंड्यूस करंट के लिए। चूंकि इंड्यूस करंट मेन करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है तो हम राइट की जगह लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, और यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे। क्लियर? सो जो मेन करंट है उसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल,
क्योंकि इंड्यूस करंट मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए जस्ट जो हैंड्स हैं वो हम चेंज कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड थंब रूल, मतलब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि थंब का डायरेक्शन जो है वो मुझे करंट का डायरेक्शन बताएगा, और जिस डायरेक्शन में मेरे फिंगर्स कर्ल हो रहे हैं वो डायरेक्शन मुझे बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पे जस्ट इन्वर्ट हो जाता है। आप यही चीज लेफ्ट हैंड से चेक करोगे तो जब थंब का डायरेक्शन नीचे, तो आपके जो फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इस तरीके से, राइट। सो जब हमारे फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप होगी, राइट। सो जब करंट नीचे जाएगा तो उस कंडीशन में तो अगर मैं अपना थंब नीचे कर रहा हूं तो जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा एंटी, थंब अगर नीचे मतलब अगर करंट नीचे जा रहा है तो जो इंड्यूस करंट होगा वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। दिस इज क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। जब हमारा थंब मतलब करंट का डायरेक्शन, अगर करंट नीचे तो जो करंट फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब इंड्यूस करंट। और अगर थंब ऊपर, मतलब कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो उस केस में जो करंट फ्लो होगा वो इस तरीके से, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द करंट फ्लो विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है। यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी हमको बताता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, राइट। सो अगर मैं अपने राइट हैंड का थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर इस तरीके से स्ट्रेच करूं कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दिस इज द थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर इस तरीके से मैं अगर स्ट्रेच करूं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो थंब मुझे बताएगा कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर फिंगर मुझे बताएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, और जो मिडिल फिंगर है वो मुझे बताएगा कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में, इंड्यूस करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट। सो अगर ये मोशन बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो मेरा मिडिल फिंगर मुझे क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन, और यू शुड से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, राइट। और इंड्यूस करंट हमेशा मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल। हमने एक कॉइल के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो समझ लिया, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं करंट प्रोड्यूस करवाऊं, करंट फ्लो करवाऊं एक कॉइल में और उसके कारण दूसरी कॉइल में ऑटोमेटिकली करंट जो है वो फ्लो होने लग जाए। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये चीज भी पॉसिबल है कि करंट हम एक कॉइल में फ्लो करवाएं और उसके कारण ऑटोमेटिकली दूसरी कॉइल में करंट जो है वो फ्लो होने लग जाए, राइट। सपोज हमने यहाँ पे एक कॉइल ली, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक कॉइल ली और यहाँ पे मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। सो आई हैव कनेक्टेड इट विद द बैटरी। इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी कॉइल। तो आपने एक कॉइल ली, उसको नाम दे दिया प्राइमरी कॉइल। उस प्राइमरी कॉइल में हम बैटरी से हमने उसको कनेक्ट कर दिया और उसमें हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, राइट। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। इसके पास में यहाँ पे एक दूसरी कॉइल रखी हुई है, सेकेंडरी कॉइल, जिसको मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, राइट। इसको मैंने किसी भी चीज़ से कनेक्ट, मतलब इसको मैंने कहीं से भी पोटेंशियल नहीं दिया है, इसमें मैं करंट फ्लो नहीं करवा रहा हूँ, इसको मैंने बस उसके पास रख दिया है ऐसे ऐसे ही। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाने के पीछे मोटिव ये है कि अगर कहीं किसी के कंडीशन में करंट फ्लो होता है तो उस करंट को मैं जज कर सकता हूँ, मतलब जज कर सकता हूँ अगर गैल्वेनोमीटर में मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है तो, राइट। तो अगर गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन दे रहा है इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में से करंट फ्लो होगा, अगर नहीं दे रहा है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। सो जब फेराडे ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उन्होंने ये देखा कि प्राइमरी कॉइल में से जब आप करंट फ्लो करवा रहे हो
तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, राइट। और चूंकि करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चारों तरफ जनरेट हो गई इस तरीके से, यहाँ पूरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो गई है, राइट। और ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज भी हो रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। और सिंस इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसके कारण इसमें एक करंट फ्लो होगा जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। और चूंकि इसमें इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको डिफ्लेक्शन देगा किसी भी एक पर्टिकुलर साइड, राइट। हम मान लेते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो हमको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हो कि प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करवाने से सेकेंडरी कॉइल में ऑटोमेटिकली जब करंट फ्लो होने लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ये भी पॉसिबल है कि एक ही कॉइल में करंट फ्लो हो और ये भी पॉसिबल है कि एक कॉइल में करंट फ्लो करवाने से दूसरी कॉइल में ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होने लग जाए। जब एक ही कॉइल की हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, और जब हम दो कॉइल्स की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सो दिस वाज बेसिकली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको यहीं तक पढ़ना है, इसके बाद दो टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर और आपका हाउस होल्ड सर्किट। ये दोनों टॉपिक्स जो है वो दैट आर बीइंग रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट हियर। So that's all for today's class, students. Hence your chapter is completed now. Thank you.